अगले रोज सुबह उसका पूरा बदन फोड़े की मानिंद दुख रहा था। वो हिम्मत हार चुका था और शायद अमली तौर पर भी काम पर जाने से इनकारी हो जाता अगर उसके कानों में बाप की आवाज न पड़ती। वो अपनी बीवी से मुखातिब था, इस्माइल की माँ, और नेकबख्त उठ जा, नमाज पढ़ और नाश्ता तैयार कर। इस्माइल पुत्र ने जाने किस टाइम जाना हो, नई नई नौकरी लगी है, वक्त की पाबंदी तो करनी पड़ेगी इसे। उसके अंदर तलखी घुल गई, नौकरी, और फिर हिम्मत और कोशिश से वो उठ बैठा। एक दफा तो उसके मुंह से कराह निकली, मगर फिर उसने सख्ती से अपने लबों को भींच लिया। वो जानता था कि बेटों की तकलीफ के लिए माओं के कान बड़े हसास होते हैं। उसकी हल्की सी बेएहतियाती से नौकरी का राज फाश हो सकता था और वो अपने वालिदैन की मासूम खुशियों का कातिल नहीं बनना चाहता था। दूसरा दिन पहले दिन से ज्यादा मुश्किल और दुश्वार गुजार साबित हुआ, मगर शकील की तसल्लियां और वालिदैन के हसरत भरे चेहरे उसकी साबित कदमी का बायस बने रहे। और फिर यूं ही रफ्ता रफ्ता इस्माइल शाह इस माहौल में ढल गया। वो भरपूर जवान था, अल्लाह ने उसे सेहत और ताकत दी थी और इसी तंदुरुस्ती को काम में लाकर वो इस पुरमुशक्कत काम में जुट गया। शकील के कहने के बमूजिब अब ये उसे मामूल का काम लगने लगा। ओवर टाइम लगाकर वो अच्छी खासी दिहाड़ी बना लेता। मिल में उन्हें हफ्तावार तनख्वाह मिलती, मगर अपने वालिद को वो यकम के दिन तनख्वाह ला कर देता था ताकि उसे शक न हो। मिल में काम करते हुए उसे साल होने वाला था। इस दौरान उसने एक दो जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया था, मगर उसे कामयाबी नसीब न हुई। उसकी बहन भी सिलाई कढ़ाई सीखने के बाद उसी इंस्टीट्यूट में काम करने लगी थी। वहाँ पे चूंकि तमाम औरतें काम करती थीं और मर्दों से इख्तिलात की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए न चाहते हुए भी वो खामोश रहा था। अलबत्ता वक्तन फवक्तन वो बहन की निगरानी करता रहता था और एतमाद होने के बावजूद उस पर नजर रखना अपना फर्ज समझता था। इस्माइल की माँ सुगरा खातून उन दिनों बेटे के लिए किसी अच्छी सी दुल्हन की तलाश में थी। इस्माइल इन सरगर्मियों से आगाह था, मगर चूंकि उसकी अपनी कोई पसंद नहीं थी, इसलिए उसने कभी माँ से इस सिलसिले में गुफ्तगू नहीं की थी। वो वालिदैन की खुशी में खुश था। उसका वालिद बाकायदगी से नमाज का आदी हो गया था। शाम को जब वो थका हारा घर आता तो वालिद को चारपाई पर सुकून से लेटे देखकर उसकी आधी थकन दूर हो जाती और बाकी की आधी थकन माँ की पुरशफकत खिदमत दूर कर देती। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। एक दिन वो काम से वापस पहुंचा तो उसे अपने पड़ोसी अरशद साहब के घर के सामने एक ट्रक खड़ा नजर आया जिसमें घर का सामान लोड किया जा रहा था। उसने ट्रक के साथ खड़े अरशद साहब से पूछा, अरशद अंकल ये क्या? वो बोले, बस बेटा क्या बताऊं, जब औलाद जवान हो जाती है तो वालिदैन को इशारों पर नचाना चाहती है और उनकी मोहब्बत से मजबूर होकर वालिदैन को उनकी हर बात मानना पड़ती है, क्योंकि औलाद तो वालिदैन के बगैर रह लेती है मगर वालिदैन का गुजारा उनके बगैर मुश्किल होता है। इस्माइल ने कहा, मैं समझा नहीं अंकल। अरशद साहब बोले, असद और फाहद दोनों इस्लामाबाद सेटल हो गए हैं, वहीं पर उन्होंने घर भी ले लिया है। अब चाहते हैं कि हम बूढ़े भी उनके पास इस्लामाबाद पहुंच जाएं और ये घर खाली कर दें, क्योंकि अब उनका स्टेटस हाई हो गया है और ये घर उनके रहने के काबिल नहीं रहा। अरशद साहब का लहजा अपने आबाई मकान को छोड़ते हुए गुलूगीर सा हो गया था। इस्माइल ने इस बात में सर हिलाया, अच्छा, तो क्या ये घर इसी तरह खाली पड़ा रहेगा? इससे बेहतर था किराए पर उठा देते। अरशद साहब बोले, बेटा असद और फहद ने तो यहाँ आना नहीं और हम दोनों तो बस आजकल के मेहमान हैं, इसलिए इस मकान को बेच दिया है और इंशाल्लाह अगले साल इस रकम से मैं और तेरी खाला हज पर जाएंगे। इस्माइल ने कहा, इंशाल्लाह अंकल, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो। अरशद साहब ने उसे दुआ दी, जीते रहो बेटा, और वो उनसे हाथ मिलाकर घर में घुस गया। बाद में वालिद साहब से बातचीत करने पर उसे इल्म हुआ कि पड़ोसी होने के नाते अरशद साहब ने उसके वालिद को मकान बेचने की बाबत आगाह किया था,
मगर इब्राहिम की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मकान खरीद सकता, इसलिए उसने खुशी से अरशद को इजाजत दी थी कि वो किसी से भी मकान का सौदा कर सकता है। अरशद साहब के मकान के साथ एक प्लॉट काफी अरसे से वीरान पड़ा हुआ था। वो नामालूम किसकी मिल्कियत था। गली के मकीन उमूमन अपने घरों का कचरा उसी में फेंकते थे और अपने मालिक की लापरवाही की बदौलत वो जगह अच्छा खासा कचरा घर बन गई थी। और फिर एक दिन इस्माइल ने देखा कि चंद मजदूर इस कचरे वाले प्लॉट की सफाई में मशगूल थे। उसे खुशगवार सी हैरत हुई। उसने सोचा शायद मालिक को इस प्लॉट पर रहम आ गया है और वो इसे तामीर करने का इरादा रखता है। उसके दिमाग में सोच उभरी, मगर वो मजदूरों से इस बात की तस्दीक न कर सका। घर में दाखिल होते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ जिसे वो कोई नाम न दे सका। माँ और बाप दोनों किचन में बैठे सर जोड़े किसी खुसर फुसर में मसरूफ थे। उसके दिमाग में ख्याल आया शायद मेरी शादी का मंसूबा बना रहे हैं, और वो उन्हें सलाम कहता हुआ अपने कमरे में घुस गया। अभी वो ठीक तरह से बैठ भी नहीं पाया था कि उसके वालिदैन कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर छाई संजीदगी देखकर उसका दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। खैर तो है अब्बू जी, वो बोले। पुत्र, आज फाजिल अली खान आया था। इस्माइल ने हैरानी से पूछा, वो क्यों? फाजिल अली खान को वो अच्छी तरह जानता था। वो पहले इन्हीं के मोहल्ले में रहता था, बाद में उसके रवाबित गलत किस्म के लोगों से हो गए थे और वो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस हो गया था, जिसमें कत्ल, डकैती, स्मगलिंग से लेकर अगवा बराए तावान तक शामिल थे। ऐसे बंदे का उनके घर आना कोई अच्छा शगुन नहीं था। बाप ने कहा, बेटा वो हमारा घर खरीदने आया था। इस्माइल ने कहा, घर खरीदने? मैं समझा नहीं। वो बोले, समझ तो मुझे भी नहीं आई। मैंने उसे बता दिया कि हम घर नहीं बेच सकते, पर उसने मेरी बात सुनने की जहमत ही गवारा नहीं की और अपना हुक्म सुनाकर चलता बना। इस्माइल से गुस्सा जब्त न हो सका। बोला, उसके बाप की हुकूमत है ना कि अपना हुक्म चलाएगा। बाप ने कहा, ना पुत्र ना, जोश से नहीं होश से काम लो। वो गलत किस्म का बंदा है। ऐसे बंदों की ना दुश्मनी अच्छी होती है ना दोस्ती। उसने बाप को तसल्ली दी, अब्बू आप फिक्र न करें, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। वालिद साहब ने कहा, तुम जरूर उससे बात करना मगर झगड़ना नहीं, समझ गए ना पुत्र? इस्माइल ने कहा, अब्बू पागल थोड़ी हूँ कि लड़ूंगा, मैं तो बस उसे आराम से समझाऊंगा। वालिद ने कहा, शाबाश पुत्र, और कमरे से निकल गए। जबकि काफी देर से खामोश खड़ी माँ उससे चाय का पूछने लगी। अगले दिन इतवार था और उसका इरादा फाजिल अली खान से जाकर मिलने का था। उसकी कोठी उसने देखी हुई थी। छुट्टी की वजह से वो थोड़ी देर से उठा था। नाश्ता करने के बाद फाजिल अली खान की तरफ जाने का सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा शायद शकील होगा, क्योंकि वो छुट्टी के दिन उमूमन उसके पास आ जाता था। मगर दरवाजा खोलने पर उसे एक अजनबी सूरत दिखाई दी। जी? अजनबी बोला, तुम्हें सेठ साहब याद कर रहे हैं। उसके लहजे में हैरत थी। सेठ साहब? अजनबी ने कहा, जी सेठ फाजिल अली खान साहब। वो सामने गाड़ी में तशरीफ फरमा है। इस्माइल घर से बाहर निकल आया। सेठ फाजिल अली खान। चौड़ी गली के वस्त में एक चमकती दमकती पजेरो खड़ी थी, जिसकी फ्रंट सीट पर फाजिल अली अपने ड्राइवर के साथ बराजमान था। गाड़ी के करीब जाकर उसने हत्तुल वसा नॉर्मल लहजे में पूछा, जी? वरना उसका दिल तो कुछ और चाह रहा था। फाजिल खान शान बेअतनाई से बोला, लड़के, हमने तुम्हारे बाप को बता दिया है कि अगले हफ्ते तक ये घर खाली कर दें। हम पेमेंट देने को आए हैं। इस्माइल ने कहा, घर खाली कर लें? क्यों? वो कोशिश के बावजूद अपनी आवाज की तलखी पर काबू न पा सका था। फाजिल अली खान ने कहा, हमारी आदत तो नहीं है कि किसी की बात का जवाब दें, लेकिन चलो तुम्हें बता देते हैं। उसने गोया इस्माइल की साथ पुश्तों पर एहसान करते हुए कहा, तुम्हारे साथ वाला मकान और उसके साथ पड़ा खाली प्लॉट हम खरीद चुके हैं और हमारा इरादा यहाँ प्लाजा तामीर करने का है और इसके लिए जगह कम पड़ रही है। इस मकान से ये कमी दूर हो जाएगी, समझे? वो मुलाजिम की तरफ मुतवज्जे हुआ। शेरे, इस मकान के 3 लाख रुपए दे दो। शेरे ने मुस्तैदी से कहा, जी सेठ जी। इस्माइल शाह ने तलखी से कहा, मगर तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं घर का सौदा कर रहा हूँ, और वो भी 3 लाख जैसी हकी रकम में? इस मर्तबा उसकी बात का जवाब देने के लिए फाजिल खान एक झटके से कार का दरवाजा खोल कर नीचे उतरा और उसके रूबरू आकर बोला, हमारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। जब हमने कह दिया तो वो पत्थर पर लकीर हो गया, समझे? इस्माइल ने कहा, मिस्टर बनावटी सेठ साहब, ना तो हम ये घर खाली कर रहे हैं और ना ही मुस्तकबिल करीब और बईद में इस किस्म का कोई इरादा रखते हैं। तुम्हारे प्लाजे पर मैं 10 बार लानत भेजता हूँ, और ये जो तुम 3 लाख की भीख दे रहे हो, इससे तो आजकल लकड़ी का खोखा नहीं डाला जा सकता, और तुम पूरे घर का सौदा इस हकी रकम में चुका रहे हो। फाजिल अली खान ने कहा, जवान, हमारा ख्याल था घी सीधी उंगलियों से निकल जाएगा,
इस्माइल बोला, तुम टेढ़ी करके भी देख लो। फाजिल खान ने कहा, देख लो, तेरे घर में जवान बहन है और हमारा ख्याल है कि तू ये नहीं चाहेगा कि तेरी बहन। मगर अगली बात वो सिर्फ जहन में ही सोच सका था कि होंठों के रास्ते बाहर आने से पहले इस्माइल का भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। स्टील मिल की मजदूरी ने उसके हाथों को भी लोहे की तरह सख्त कर दिया था। फाजिल खान थप्पड़ खाकर जमीन पर गिर गया। उसके साथ ही इस्माइल धाड़ा, कुत्ते, बहन का नाम लेता है। अगर दोबारा मेरी बहन का नाम तेरे गंदे होंठों पर आया, तेरी जबान गुद्दी से खींच लूंगा। फाजिल खान के बॉडीगार्ड ने क्लैशनकोफ कॉक करते हुए उसकी तरफ तानी, मगर फाजिल खान ने हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए कहा, नहीं नहीं शेरे, इतनी आसान मौत नहीं। इसने सेठ फाजिल अली खान पर हाथ उठाया है। मैं इसे इतना जलील करूंगा कि अपनी नस्लों को भी नसीहत करेगा। फाजिल खान गुस्से की शिद्दत में अपनी नवाबी बोली भूल गया था। जवाबन इस्माइल शाह ने नफरत से एक जानिब थूकने पर इक्तिफा किया, चंद दिन इंतजार करो, तुझे इसका सिला मिल जाएगा। ये कहते ही फाजिल खान गाड़ी की तरफ मुड़ा। शेरे ने जल्दी से आगे बढ़कर फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। गली में चंद आदमी इकट्ठे हो गए थे जो इस्माइल के पड़ोसी थे। गाड़ी के जाते ही वो करीब आ गए। एक बुजुर्ग ने इस्माइल से पूछा, क्या कह रहा था ये कमीना? इस्माइल ने कहा, हमारे घर का सौदा करने आया था चचा। बुजुर्ग ने उसे मशवरा दिया, पुत्र, तूने इसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी है, अब थोड़ा एहतियात से रहना, घटिया शख्स है, कुछ भी कर सकता है। इस्माइल ने कहा, ऐसे लोग सिर्फ बातों के शेर होते हैं चचा, बहरहाल आपकी नसीहत का मैं ख्याल रखूंगा। बुजुर्ग ने कहा, जीते रहो बेटा, और वो उसे दुआ देता हुआ आगे बढ़ गया। इस्माइल भी सर झटकते हुए अपने घर में आ गया। उसकी माँ दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। उसके घर में घुसते ही मुस्तफसिर हुई, कौन था पुत्र, किससे झगड़ रहे थे? इस्माइल ने कहा, वही कमीना था माँ जी, फाजिल खान। चोरियां और स्मगलिंग करते करते आजकल सेठ बन गया है। चंद टके क्या आ गए हैं, गुफ्तगू का अंदाज ही बदल गया है कमीने का। सुगरा खातून ने तशवीश जाहिर की, बेटा तुझे तेरे बाप ने कहा भी था कि इसके मुंह न लगना, वो तो गुंडा है, ये न हो तुझे नुकसान पहुंचा दे। इस्माइल ने कहा, माँ जी, मैं कब इस कमीने के मुंह लगा हूँ? वो बोली, मैं सब सुन रही थी पुत्र, तूने उसे थप्पड़ भी मारा है शायद। इस्माइल ने कहा, रेहाना का नाम अपनी गंदी जबान से ले रहा था, तो क्या करता माँ, उसे सलामी पेश करता। माँ ने कहा, कुछ भी हो बेटा, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। इस्माइल ने जान छुड़ाते हुए कहा, आइंदा ख्याल रखूंगा अम्मी जी। वरना उसे पता था कि माँ की नसीहतें इसी तरह जारी रहती। तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेने की जरूरत है, बल्कि मेरा तो मशवरा है कि रेहाना को घर बिठा दो, कोई जरूरत नहीं उसकी कमाई की, सिलाई कढ़ाई का काम वो घर बैठे भी कर सकती है। शकील ने सारी सूरत हाल से आगाह होकर उसे ये मशवरा दिया था। इस्माइल शाह को ये भी पता था कि शकील दरपर्दा रेहाना को पसंद करता है और उससे शादी का ख्वाहां है, बल्कि उसकी माँ ने तो इस्माइल की माँ से ढके छुपे लफ्जों में रिश्ते की बात भी की थी। गो वो नसीब के लिहाज से इस्माइल शाह के घराने से कम दर्जा रखता था, क्योंकि इस्माइल शाह सैयद था और उमूमी तौर पर सैयद खानदान से बाहर रिश्ता करने के मुखालिफ होते हैं। मगर इस्माइल या उसके वालिद को इस किस्म का कोई अमर माने नहीं था। वो जानते थे कि इस्लाम में इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी कि सैयद का किसी गैर सैयद से रिश्ता नहीं हो सकता है। इस किस्म की कई मिसालें उन्हें सहाबाए कराम और ताबईन के दौर की मिलती हैं, जिनमें सैयद जात का रिश्ता गैर सैयद से हुआ हो। बाकी माशी लिहाज से दोनों घराने हम पल्ला थे। मगर इस्माइल की माँ पहले बहू घर में लाना चाहती थी। दूसरे रेहाना के जहेज के लिए भी अब तक कोई सामान तैयार नहीं हुआ था, इसलिए उसने शकील की माँ को ये कहकर वक्ती तौर पर टाल दिया था कि हम मशवरा करेंगे। इस्माइल शाह बोला, इस तरह वो कमीना आदमी समझेगा कि हम उससे डर गए हैं, वरना मैं खुद रेहाना के इस काम पर दिली तौर पर नाखुश हूँ। शकील ने कहा, तुम समझने समझाने को छोड़ दो डॉक्टर साहब, औरत जात कांच की मानिंद होती है और तुम्हें पता होगा कि कांच हल्की सी ठोकर भी नहीं सहारता। इस्माइल ने कहा, मगर यार उसकी बेइज्जती मैंने की है और मुझे ही नुकसान पहुंचाकर वो बदला लेगा। शकील ने कहा, तुम्हें कुछ कहना होता तो वो उसी वक्त अपने आदमियों से तेरी मुरम्मत करवा देता। इस्माइल ने कहा, इस तरह सरेआम? शकील बोला, क्या कहने तेरी अक्ल के, बेवकूफ ऐसे कमीने लोगों से नहीं डरते, वो तेरी पिटाई भी करते और उल्टा तुझे हवालात में भी बंद करवा देते। इस्माइल बोला, पुलिस अंधी है क्या? शकील ने कहा, सिर्फ अंधी नहीं बहरी भी है। इस्माइल ने कहा, अगर यूं है तो उसने उसी वक्त अपनी बेइज्जती का बदला क्यों नहीं ले लिया? शकील ने कहा, वो कीना परवर और घटिया शख्स है, मेरा ख्याल है वो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, तुम ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करो। इस्माइल ने पूछा, मसलन? शकील ने कहा, मसलन यही कि रेहाना के घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दो, खुद भी रात को घर से निकलने से परहेज करो, दिन को भी गैर जरूरी फिरने फिराने से परहेज करो। गो तेरे पास आवारा गर्दी के लिए सिर्फ इतवार का दिन होता है, वो दिन भी कोशिश करके घर में ही गुजारो। अगर कहीं जाना मजबूरी बन जाए तो मुझे कॉल करके बुला लो। एक अकेला और 2 11 होते हैं। अगर पुलिस में कोई वाकिफ कार है तो इस
ضمن में उससे भी मशवरा कर लो। शकील तालीम के मैदान में इस्माइल से बहुत पीछे पर अमली जिंदगी में काफी जहां दीदा था। उसके मशवरे इस्माइल को बहुत मयारी लगे, मगर अफसोस के उनमें से किसी मशवरे पर अमल करने की नौबत ना आ सकी। उस दिन वो बगैर ओवर टाइम लगाए घर की तरफ रवाना हुए। उसे रह रह कर रेहाना की फिक्र हो रही थी। उसके जहन में सोच उभरी, मुझे उसे काम पर नहीं जाने देना चाहिए था। उसके अंदेशे उस वक्त हकीकत का रूप धार गए जब घर में दाखिल होते ही उसकी माँ बोली, इस्माइल पुत्र रेहाना का तो पता कर लो, वो अभी तक घर नहीं पहुंची। उसकी जबान हकला गई, अब भी तक नहीं पहुंची। रोजाना रेहाना इस वक्त से काफी पहले घर पहुंच जाती थी। इस्माइल ने कहा, अब्बू जान को भेज दिया होता। माँ उसकी परेशानी भांप गई, तुम तो परेशान ही हो गए। हो सकता है रिक्शा वगैरह खराब हो गया हो। तेरे वालिद ने वो जगह देखी ही नहीं जहाँ वो काम करती है। इस्माइल जल्दी से बोला, परेशानी कैसी माँ जी, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। मगर उसके दरवाजे की तरफ मुड़ने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। वो तीर की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ा कि शायद रेहाना हो। हालांकि उसको दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं थी। दरवाजे पर पुलिस वाले को देखकर वो घबरा गया। ये इब्राहिम शाह गाजी का घर है? वो बोला, जी। पुलिस वाले ने पूछा, तुम उसके बेटे हो? इस मर्तबा भी उसका जवाब इस बात में था। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हें अपने वालिद के साथ थाने चलना होगा। आवाज इस्माइल के गले में अटकने लगी। मगर क्यों? पुलिस वाले ने कहा, अपनी बहन की जमानत के लिए, वो थाने में है। इस्माइल ने कहा, जमानत? क्या उसका एक्सीडेंट हुआ है? पुलिस वाला मानी खेज लहजे में बोला, हाँ, मगर ये दूसरी किस्म का एक्सीडेंट है। सर पर सफेद टोपी रखे उसका बाप गालिबन मस्जिद से आ रहा था। बाप ने पूछा, क्या बात है बेटा? ये पुलिस वाला किसे बुलाने आया है? इस्माइल ने कहा, ये कह रहा है कि रेहाना को कोई हादसा पेश आ गया है और वो थाने में है। हमें उसे वहां से लाने के लिए इसके साथ जाना पड़ेगा। वालिद इब्राहिम के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। या अल्लाह खैर, क्या हुआ मेरी बच्ची को? पुलिस वाले ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, वो थाने चल कर देख लेना। चलो बैठो रिक्शे में। वो दोनों उसके हमरा रिक्शे में बैठ गए। इस्माइल का दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। उसे पुलिस वाले का मानी खेज लहजा अजीब सा मालूम हुआ था, मगर वो उसे कोई नाम नहीं दे सकता था। रास्ते भर रिक्शे में खामोशी छाई रही। उन्हें घर से लाने वाले सिपाही ने थानेदार को सलूट करके कहा, सर जी, कुड़ी का भाई और बाप हाजिर हैं। थानेदार ने कहा, बुजुर्गो, तुसी ते अच्छी खासी नमाजी परेजी नजर आ रहे हो, फिर अपनी कुड़ी नू संभाल के नहीं रख सकते? इब्राहिम शाह हकला गया था। बोला, आपकी बात मैं समझा नहीं थानेदार साहब। थानेदार बोला, तुम्हारी बेटी आज पकड़ी गई है बुजुर्गो। पतंग उड़ाते नहीं, गुड्डी चढ़ाते, जिसे सादा अल्फाज में कहते हैं मुंह काला करना। इस्माइल शाह ने बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। थानेदार साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? थानेदार ने कहा, बरखुरदार, मैं हकायक बयान कर रहा हूँ। अगर मेरी जबान से ये सुनना बुरा लग रहा है तो कल अखबार में पढ़ लेना तफसील के साथ। और अगर उसके बाद भी आप लोगों ने कुड़ी को लगाम न लगाई तो शायद अगली मर्तबा इसकी वीडियो भी बाजार में आ जाए। वैसी ही वीडियो जो किसी जमाने में लोग छुप कर देखा करते थे, मगर आजकल सरेआम बेची और देखी जा रही है, क्योंकि मुशर्रफ साहब की मुखलिसाना कोशिशों से फहाशी को भी आर्ट का दर्जा हासिल हो गया है। बहरहाल मुख्तसरन ये कि आप अपनी कुड़ी को संभाल लें, बल्कि जल्द अज जल्द किसी के मत्थे मार कर अपनी जान छुड़ाएं। इब्राहिम शाह ने खुद कलामी की। रेहाना की खबर अखबार में आएगी? और फिर बाएं पहलू पर हाथ रख कर नीचे झुकता चला गया। इस्माइल ने फुर्ती से आगे बढ़कर बाप को संभालने की कोशिश की, अबू जान, मगर इब्राहिम नीचे गिर गया था। उसे गोद में उठाकर वो बाहर की तरफ भागा। थानेदार ने उन्हें घर से बुला लाने वाले सिपाही को हुक्म दिया, ओए शीदे, जा कोई रिक्शा टैक्सी पकड़ कर दे इन दोनों को। और वो जी सर कहकर इस्माइल के पीछे निकला, मगर उसकी मदद से पहले इस्माइल टैक्सी हासिल करने में कामयाब हो गया था। उसकी खुशकिस्मती के टैक्सी वाला किसी सवारी को छोड़ने थाने आया था। सवारी का टैक्सी से निकलना और इस्माइल का वालिद को लेकर टैक्सी की अकबी नशिस्त पर बैठना एक वक्त में हुआ। इस्माइल ने कहा, ड्राइवर जल्दी चलो, इमरजेंसी है। ड्राइवर ने उजलत में टैक्सी आगे बढ़ाई। कहाँ जाना है साहब? इस्माइल एक लम्हा सोच कर बोला, सिविल अस्पताल चलो। यूं भी थाने के सबसे नजदीक सिविल अस्पताल ही पड़ रहा था। अगर बिलगरज ऐसा न होता तब भी उसे जाना तो बहरहाल सिविल अस्पताल ही पड़ता, क्योंकि किसी प्राइवेट अस्पताल में वालिद का इलाज करवाना कम से कम उसके बस से बाहर था। ड्राइवर को अस्पताल का बताकर उसने मोबाइल फोन निकाला और शकील का नंबर डायल किया। शकील की हेलो सुनते ही उसने कहा, शकील जल्दी से सिविल अस्पताल पहुंचो, अब्बू जान को हार्ट अटैक हो गया है, कुछ पैसे लेते आना साथ। शकील ने भी मौके की मुनासिबत से कोई सवाल करने से गुरेज किया। बोला, मैं अभी आया। फोन बंद करके इस्माइल वालिद की छाती सहलाने लगा। अजियत जैसे उसके चेहरे पर नक्श हो गई थी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।